नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग विश्व भूगोल पे चर्चा कर रहे हैं। विश्व भूगोल में हमारा स्थल मंडल चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने ज्वालामुखी, हम लोगों ने चट्टानें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ऐसे चैप्टर्स को हमने फिनिश कर दिया है। उसके बाद आज हम स्थल मंडल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है विश्व के प्रमुख पर्वत। हमें दो चीज़ों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी, एमपीएससी, तो ऐसे बड़े एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और किताबों में उतने स्पष्ट रूप से इनका वर्णन भी नहीं होता है। आपको मैप रख के इसकी मैपिंग करनी है एटलस से। जब अपन क्लासेस में आएंगे तो अपन इस चीज़ को कंटिन्यू करते चलेंगे, तो प्लीज़ मैप पे बहुत विशेष ध्यान देना है। अभी हम यहाँ पर जो आज चर्चा कर रहे हैं, पर्वत क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पर हम विशेष चर्चा कर रहे हैं और विश्व के प्रमुख विभिन्न महाद्वीपों पर कौन कौन से पर्वत प्रमुख हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं पर्वत कि आखिर पर्वत होते क्या चीज। तो पर्वत अगर हम देखें तो समुद्र तल से 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है। अपन एक सबसे पहली बार याद कर ली, एमपीपीएससी मेंस 3 मार्कर के तौर पर आप इस चीज को देखते चले कि समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, सामान्य अपने आसपास के धरातल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई प्लस तीव्र ढाल प्लस शिखर उसके कैसे होते हैं, संकुचित होते हैं। शिखर कैसे होते हैं, संकुचित। तो तीव्र ढाल वाले, ढलान आप देखेंगे, तीव्र ढाल वाले शिखर संकुचित 1000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले धरातल या का भूभाग, भूपर्वती का स्थल, ऐसा भाग क्या कहलाता है, आपका पर्वत कहलाता है। ठीक है, आप कोई भी शब्द स्थल, भूभाग, पर्वती कुछ भी यूज कर सकते हैं। उस चीज को हमने थोड़ा डायग्रामेटिक देकर दर्शाने की कोशिश की है। हमारा समुद्र तल है, जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि समुद्र तल से अगर 150 मीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो समुद्र तल से 150 से 300 मीटर की ऊंचाई तक हमारे मैदान होते हैं, 300 से लेकर 700 मीटर तक की ऊंचाई तक हमारे पठार होते हैं, और आप यहाँ देख रहे होंगे कि सीधे 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, हमारा पर्वत कहलाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ लहर जैसा भाग। यदि ढाल बहुत तीव्र नहीं है या शिखर बहुत ज्यादा संकुचित नहीं है तो ऐसे क्षेत्र जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचे क्या कहलाते हैं, पहाड़ी कहलाते हैं। तो आपको ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, ज्यादा बहुत अंतर नहीं। और इसी को अगर आप देख लें कि एक के बाद एक, 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 बहुत सारे पर्वत कहलाते हैं। तो पर्वतों की ऐसी लंबी श्रृंखला कहलाती है पर्वत श्रृंखला। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम आते हैं पर्वतों के प्रकार पर। तो यहाँ पर्वतों के हम 4 प्रकार देख रहे हैं। सबसे पहला नवीन वलित पर्वत या वलित पर्वत, दूसरा अवशिष्ट पर्वत, तीसरा ब्लॉक पर्वत, चौथा आपका ज्वालामुखी पर्वत। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला आपका फोल्डेड माउंटेन, दूसरा है रेसिडुअल माउंटेन, तीसरा है आपका ब्लॉक माउंटेन और चौथा है आपका वॉल्केनिक माउंटेन। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी जो बच्चे पहली बार इन सब चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, बिल्कुल भी डरिए मत। जब हम इस साइड चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट लाइंस जो मैं हमेशा बताते आता हूँ आपको कि क्या खास है या परीक्षाओं की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है। तो ये आजकल जो कि ज्योग्राफी थोड़ी डीप आती है, इसलिए हमें इनका अध्ययन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सीधे आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, निम्न में से कौन सा वॉल्केनिक माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत कौन सा है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। जब हम इधर आएंगे तब आप देखेंगे कि हम कैसे पॉइंट बाकी सारे प्रश्नों को, हम जितने भी प्रश्न, हमेशा हमने बोला कि पिछले 10 वर्षों में इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए होंगे हम सबको आपके सामने स्पष्ट यहाँ पे पॉइंट आपको लिखवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं वलित पर्वत क्या कहलाते हैं। यहाँ आपने देखा कि प्लेटों में संपीड़न व संकुचन के कारण, प्लेटों में जो आपसी संपीड़न आता है, 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं, उनमें संपीड़न आता है तो वो प्लेट क्या होती है, उड़ जाती है। तो ऐसे उठे हुए माउंटेन क्या कहलाते हैं, नवीन वलित पर्वत। आप इसको डायग्राम से यहाँ से समझ सकते हैं कि ये 2 हमने प्लेटें ली, ये 2 हमारी प्लेटें, ये दोनों अंदर की तरफ दबाव डाल ली, तो यहाँ का जो प्लेन धरातल होगा वो धरातल कैसा होगा, थोड़ा सा उड़ जाएगा, और ऐसे ही उठे हुए धरातल को क्या कहा जाएगा, वलित पर्वत की श्रृंखला संज्ञा देंगे। और ऐसा हमेशा प्लेटों के गतिमान होने से होता है। इसी वजह से अधिकांश भूपटल पर कितने, हमारे नवीन वलित पर्वतों का या वलित पर्वतों का स्थान अधिकांश है। आप देख भी रहे हैं हमारे सारे। सबसे पहले उदाहरणों पे ध्यान रखें, ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है, उदाहरण। तो सबसे पहले हमने देखा रॉकीज माउंटेन, रॉकी पर्वत, उत्तर अमेरिका में हमारा रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वतमाला, हमारी दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला,
अफ्रीका की हमारी एटलस पर्वतमाला, हिमालय एशिया के हमारा हिमालय सभी को पता है, हिंद कुश पता है, तिएन शान, ये सब इसी में आएगा, ठीक है। फिर यूरोप में जाएंगे तो आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, कॉकेशस पर्वत, ये सब इसी के प्रकार हैं। और लास्ट हमारा अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये हमारे महत्वपूर्ण वलित पर्वत यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट है। दूसरी अगर हम बात करें अवशिष्ट पर्वतों की, तो अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? ऐसे पर्वत जो अपक्षय और अपरदन की बहुत सारी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, पुराने पर्वत होते हैं, अपक्षय और अपरदन लगातार होता रहता है, इस वजह से जो शेष पर्वत बचते हैं, आपने देखा अपक्षय और अपरदन की क्रियाओं के पश्चात शेष बचे पर्वत श्रृंखलाएं क्या कहलाती हैं? आपके अवशिष्ट पर्वत। मतलब एक पीक आई, फिर पता चला बहुत दूर तक कोई पीक ही नहीं, अपरदन हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये थोड़े पुराने होते हैं। अपरदन के कारण क्या है? सूर्य ताप है, तीव्र गति से चलने वाली हवाएं हैं, वर्षाएं हैं, और रासायनिक अपघटन अपरदन भी हो जाता है, कई बार ऑक्सीकरण होता है, ये अपचयन होता है, इन सब क्रियाओं से भी चट्टानें घिसती जाती हैं और परिवर्तन उनमें आता है। ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा प्राचीन पर्वत होता है। जैसे मतलब हमेशा एमपीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन पर्वत क्या है? सबसे प्राचीन पर्वत क्या है? हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो जब आप देखेंगे तो ये ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिनका अपरदन हो जाता है, ऐसे इसमें लगातार पीक्स नहीं होती है, एक पीक के फिर अपरदन ऐसा होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? आपके अवशिष्ट पर्वत यहाँ पे कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो आप अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, पूर्वी घाट, ये तीनों हमारे भारत की हिस्सा है। अपलेशियन पर्वत यूएसए में, हमारे उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं। बाबेरिया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बीएसएससी में पूछा गया, बाबेरिया पर्वत या बोवेरिया पर्वत कहाँ पे? जर्मनी। तो ये सब किसके उदाहरण भी हमारे अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है। थर्ड हम देखते हैं हमारा ब्लॉक माउंटेन। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं या तो वलित पर्वतों के आने के या तो भ्रंश पर्वतों के आने, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो जब हम ब्लॉक पर्वत या भ्रंश पर्वतों की बात करते हैं तो हम देखते हैं खिंचाव और तनाव के कारण धरातल का कुछ भाग नीचे धंस जाता है, ठीक है। तो खिंचाव या तनाव की स्थिति के कारण धरातल की कुछ जो भाग है वो धंस जाता है और ऊपर एक हिस्सा बचा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। आपने ड्रिफ्ट घाटी पढ़ी थी, उसी का एक प्रकार है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरा एक धरातल है, ये धरातल का एक पीस है। अगली कड़ी में क्या होता है कि यहाँ पर बल पड़ता है, खिंचाव, दोनों में तनाव होता है। तो खिंचाव और तनाव के कारण इनमें क्या आ जाती है? दरारें। इनमें क्या जाती हैं? दरारें आ जाती हैं। तो ये दरार आने के कारण ये वाला हिस्सा जो है आपका वो क्या हो जाता है? यहाँ जाता है। सेम ऐसा ही ये वाला हिस्सा कहाँ धंस जाता है? नीचे की तरफ धंस जाता है। तो ये जो उठा हुआ भाग है हमारा, ये क्या कहलाता है? ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये उठा हुआ भाग हमारा क्या कहलाता है? ब्लॉक पर्वत कहलाता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि दोनों सतहों पे खिंचाव और तनाव आता है, जिससे ये दरारें पड़ जाती हैं और एक भाग जो दोनों साइड वाले भाग हैं वो नीचे धंस जाते हैं और उठा हुआ हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। उसके उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये भी आपके लिए। सतपुड़ा हो गया हमारे भारत का, ये नर्मदा नदी बह रही है उसके आसपास। फिर उसके बाद हम अगर देखें तो हमारा सॉल्ट रेंज पर्वत हो गया, पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश और यूपीएससी जैसे पेपर्स में अधिकांश का पूछा जाने वाला प्रश्न। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी का एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, सियारा नेवाडा अपना यूएसए का, और वाज जेस पर्वत फ्रांस का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। तो प्लीज़ ब्लॉक सारे के उदाहरणों पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप सेंट्रल के पेपर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है। और चौथे और लास्ट प्रकार हमारे वॉल्केनिक पर्वत पे आते हैं, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, हमने वॉल्केनो अभी पढ़ चुके हैं। ज्वालामुखी, हमने सारे उदाहरण किसके नाम पे आ जाएंगे? ज्वालामुखी पर्वतों के। तो ज्वालामुखी के लावा के बहने से या ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप बने पर्वत क्या कहलाते हैं? आपके वॉल्केनिक पर्वत कहलाते हैं, जिसमें किलिमंजारो, फ्यूजियामा, पोपा, मोना लोआ, ऐसे बहुत सारे हमने नाम उस दिन देखे थे। पर्वतों के प्रकारों को समझने के बाद अब हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट बात कि आखिर पेपर में क्या महत्वपूर्ण है। तो बार बार पेपर उसमें क्या ज़्यादा आता है? देखिए, ये तो आएगा जब पेपर थोड़ा सा टफ बनता है, लेकिन ये चीज़ जब पेपर थोड़ी सी इजी बनती है, कोई भी क्वेश्चन इस पूरे चार्ट में से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही गंभीरता से इस टेबल को देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आखिर भूपर्वतीय पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार कितना है, मतलब सर्वाधिक तो मैदान पाए जाते हैं, लेकिन पर्वत और पहाड़ियों का स्थान कितना है? तो पर्वत और पहाड़ियों का स्थान हमारा कितना है? 26% है, जिसको आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरा, 3 बातें जो बैक टू बैक एग्जाम्स में आती है कि आखिर सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है विश्व की? तो 7 महाद्वीपों में विश्व में सर्वाधिक सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। आप सोच सकते हैं कितनी लंबी है, ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, तो सभी को पता है कि सारी ऊंची चोटियां कहाँ पर पाई जाती है? विश्व की हिमालय में। तो पर्वतमाला जब आपसे पूछा जाए या पर्वत श्रृंखला आपसे पूछी जाए तो क्या लगाएंगे आप? हिमालय। लेकिन वही चीज बदल कर आपसे पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी या सबसे सर्वोच्च शिखर विश्व का, तब आप क्या लगाएंगे? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो वही चीज आपको अब देखनी है अलग। तो हमने उसके लिए एक, अब बार बार ये प्रश्न तो सामान्य थे, लेकिन अगर अच्छे पेपर्स होते हैं आप देखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि 7 महाद्वीपों में कौन कौन सी ऊंची चोटियां, कौन कौन सी पर्वतमालाएं किस किन देशों में पाई जाती हैं। तो हमने इनको 4 अलग अलग श्रेणियों में टेबल में बांटा है और इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम 7 महाद्वीपों को देखते हैं। हमने देखा पहला एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और उसकी पर्वत किस पर्वतमाला पे है? ये हिमालय पर्वतमाला पर है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आखिर किस देश में? तो हिमालय, अगर माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल। हिमालय तो बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम दूसरा महाद्वीप देखें, अफ्रीका महाद्वीप, किलिमंजारो में पाया जाता है। आपको एटलस याद आता है अफ्रीका महाद्वीप को देखते ही साथ हमें, लेकिन एटलस भी किलिमंजारो नहीं है, इसलिए हमने इस पर्वत श्रृंखला को यहाँ पे स्किप किया हुआ है। किस देश में है किलिमंजारो? तो तंजानिया में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, ये पूरी टेबल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है आपकी, तंजानिया में है, ध्यान रखें। तीसरा, हम उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका देखेंगे। उत्तर अमेरिका में माउंट मैकिनले। मैं आप सभी को यहाँ पे गौर करा दूं कि अगर माउंट मैकिनले की बात हम करते हैं तो रॉकी पर्वतमाला अलग है, उसका ऊपर का सिरा रॉकी पर्वत के उत्तर की ओर अलास्का पर्वत श्रेणी है, अलास्का में, तो वही यूएसए का पार्ट है अलास्का। तो आप देखेंगे कि वहां पर माउंट मैकिनले जो उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका क्या? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो सभी को पता है एकांकागुआ के बारे में हमने पढ़ा था। एंडीज पर्वतमाला जो सबसे लंबी पर्वतमाला, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांकागुआ। कहाँ पर है, किस देश में है एकांकागुआ? तो चिली। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चिली को याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला महाद्वीप हमारा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रस, और माउंट एल्ब्रस किस पर्वत श्रृंखला में है? कॉकेशस पर्वत श्रृंखला में। और कॉकेशस अगर देश की हम बात करें तो किस देश में? रूस में स्थित है। अगला हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट कॉसियुस्को, ठीक है, माउंट कॉसियुस्को सबसे ऊंची चोटी है, वो किसमें है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। ये सारी चीज हम मैपिंग पे करते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से करते हैं, तो प्लीज उस चीजों का वेट करिएगा। लेकिन अभी याद करने के लिए आप इन चीजों को राइट डाउन करते चले कि ऑस्ट्रेलिया कॉसियुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में स्थित है। और हमारा लास्ट अंटार्कटिका महाद्वीप, वहां पर भी पर्वत श्रृंखला की बात करें हम तो विंसन मैसिव सबसे ऊंची चोटी हमारी कौन सी है? विंसन मैसिव। बहुत आता है, बहुत पेपर्स में, और वो किस श्रृंखला का हिस्सा है? तो वो है ट्रांस अंटार्कटिक माला। ठीक, तो इस प्रकार हमारी पूरी पर्वतों से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने इसमें समावेशित कर दिया है। ऑल द बेस्ट।